हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है 500 क्वेश्चन सीरीज़ है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के हम क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए PYQs भी कराए जा रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी करवाए जा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के ही। तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके जो अभी इधर एग्ज़ाम हुए हैं 2021, 22, 23, इनके तो क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर करने चाहिए, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, इस बार आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ये सारे क्वेश्चन कर लेने से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता लग जाता है और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेपर 2 एजुकेशन, जो आपका 8 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल पे यहाँ ज्वाइन हो और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे जिससे आपको वो भी तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से आपको 80 मतलब 70 प्लस क्वेश्चन आपको करने का ये टारगेट लेके चलना चाहिए। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही मतलब बात कर रही हूँ, दोनों में ही आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया है पेपर 2 एजुकेशन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 45 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं, 18 जून को एग्ज़ाम है। तो आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटी हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग सर्च करिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सीक्वेंस वाइज वहाँ पे मैं वीडियो डाल देती हूँ और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाती है। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर भी मैं यहाँ पे करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देख लेते हैं। 8 दिसंबर का ये पेपर है आपके पास, तो ये आपका 8 दिसंबर का पेपर है, जो कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और सारे क्वेश्चन पेपर आपको मैं यहाँ पे करवाऊँगी, जिसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज। ठीक है, परंपरागत पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालय के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल की बात हो रही है, जिसमें आपको डिजिटल का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी हो ना हो, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स का कलेक्शन अच्छा मिल जाता है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर क्या देखिए दूसरा ऑप्शन है डिफ़िकल्ट कैटलॉगिंग, क्या कैटलॉग बनाने में कठिनाई होती है, तो यह ऑप्शन नहीं होना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। अब आप देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़िए, कभी भी कहीं भी सुलभ, तो ये तो चीज़ ठीक है ना। अब देखिए अगला जो है, ईजिली लिंक टू अदर रिसोर्सेज, अन्य संसाधनों से सरलता से जोड़ पाना। ठीक है, ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक ही संसाधन का एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिजिटली जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे कई लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे लाइब्रेरी में एक बुक इशू हो गई तो वो फिर दूसरे को नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपका बी होगा ये आपको काट देना है, तो इसमें से बी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका बी, तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी आप एलिमिनेट कर दीजिए और इस तरह आपके पास राइट आंसर बच जाता है ACDE। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए जहाँ ज़्यादा ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, पूरे ऑप्शन को पढ़ने के बाद उसमें से ये देखना है इसमें से कौन सा इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, वो आपको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्न में से कौन कौन रूसो के साथ सम्मत किए जाते हैं। रूसो को आपने पढ़ा है, रूसो एक कौन थे, दार्शनिक, लेखक, संगीतकार थे। और रूसो की जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो उनकी नेगेटिव एजुकेशन से बनता है। इन्होंने शिक्षा के 2 पहलू बताए थे, पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन, जिसमें नकारात्मक शिक्षा से आपसे सवाल पूछे गए, PGT वगैरह में पूछे गए। ठीक है, PGT एजुकेशन में सवाल आया था। तो रूसो द्वारा प्रतिपादित जो नकारात्मक शिक्षा थी, इसमें पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर इंद्रियों के प्रशिक्षण और स्वानुभव द्वारा सीखने पे बल दिया गया था। तो एमिल क्या है, यहाँ पर एमिल के बारे में देखिए दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको एमिल ही दे रखा है। एमिल रूसो की ये दूसरी क्रांतिकारी रचना है और पहली कौन सी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दे रखा है,
ये पहले नंबर पे थी, इनकी बुक थी, है ना, और दूसरी थी एमिल, जिसमें इन्होंने अपने जो भी इनके वर्णन थे उसको किया है। तो इस तरह से ये दोनों आपकी बुक्स के नाम हैं और बुक से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से ए और बी दोनों ऑप्शन होता है, और आपके पास सी भी है, ठीक है। बैक टू नेचर, इन्होंने प्रकृति के बारे में बात की थी, तो ये आपके पास तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो ये सारे रूसों से संबंधित हैं, ठीक है, बाकी आपके नहीं हैं। डी और ई जो है आपके इससे संबंधित नहीं है। तो ऐसे आपको जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। अगला देखिए, अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। तो अध्यापक शिक्षा के लिए जो भी क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किसके द्वारा, तो एनसीटीई के द्वारा बनाए गए हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई जो है अध्यापक शिक्षा के लिए एनसीएफ जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है इसके ड्राफ्ट को तैयार करना और अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदंड तैयार करना, ऐसे इसके काम जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 इसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एनईपी से संबंधित जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, चाहे हायर एजुकेशन से संबंधित बात हो या फिर आपके एजुकेशन में भी सवाल यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनईपी से संबंधित वीडियो मैंने आपको बना के दी हैं, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूनिट वाइज भी। तो अध्यापक शिक्षा की बात करें तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अध्यापक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, और शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत एनसीटीई को भारत सरकार द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्य, जैसे 2021 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना, ये सारे काम इसको कि व्यावसायिक मानदंडों का निर्धारण करना, ये सब चीज़ें इसको दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो नीति थी 2020 में आई थी एनईपी 2020, और अभी क्या है 2024। तो इस बीच जितने भी इसमें इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं और सब पता होने चाहिए। पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की बात करते हैं, निम्न में से किसके परीक्षण पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, हर चीज़ पढ़िए, और पीवाईक्यूज तो बहुत ज़रूरी है ही, वो मैं आपको करवाई रही हूँ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, सृजनात्मकता से मतलब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब कोई आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो उसके समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग जो है एक ही रिजल्ट के लिए हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं, तो ये हो जाती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और जब सृजनात्मकता की बात होती है तो इसके कौन कौन से एलिमेंट बताए गए हैं, तो इसमें देखिए प्रवाह होती है, फ्लुएंसी जिसकी बात करते हैं, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मौलिकता, और इलेबोरेशन जिसको विस्तार कहते हैं, ये भी कई बार आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और जब सृजनात्मकता की बात करते हैं कि तो किसका नाम ज़्यादा आता है, तो ये जो वैज्ञानिक थे ये थे एल टॉरेंस। टॉरेंस ने 84 ऐसे जो फैक्टर्स बताए गए थे जो सृजनात्मकता के लिए इन्होंने एक पूरी सूची तैयार की थी, ठीक है। 84 उसमें फैक्टर्स लिए थे जो कि सृजनात्मकता के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको सृजनात्मकता से पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका इंग्लिश वर्जन टाइप नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं फिर समझ में नहीं आते हैं। अधिगमकर्ता के विविध कार्य के संकलन का प्रयोजन उसके कार्य निष्पादन जो वर्क परफॉर्मेंस है इसका अभिलेख रखना, और इसे एक पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। तो देखिए पहली बात तो सही है, पोर्टफोलियो क्या है, एक इवेल्यूएशन टूल है, ठीक है। रूब्रिक्स और आपका पोर्टफोलियो, इनसे संबंधित सवाल आपके पेपर 1 में भी पूछे गए हैं और मैंने आपको करवा रखे हैं, तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। दूसरा जो कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पोर्टफोलियो लर्नर के कार्य निष्पादन आकलन का आवश्यक अंग है। तो इसको हम आवश्यक अंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सुविधा के लिए बनाया गया है कि एक पूरा जो उसके बारे में पूरी जानकारी है वो पोर्टफोलियो के द्वारा मिल सकती है, लेकिन आवश्यक अंग तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी वर्क परफॉर्मेंस है वो उसके पोर्टफोलियो के द्वारा पता लग जाती है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट सही है और दूसरा वाला असत्य है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। लाइक नहीं करते हैं तो मेरा भी मोरल डाउन होता है ना। तो आपको लाइक करना चाहिए। और देखिए असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट के सवाल, मैचिंग के सवाल आपकी बहुत पूछे गए हैं और ये ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। तो OMR बेस्ड में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि की पॉइंट्स के रूप में आप अपने पेन ज़रूर चलाया करिए अपने नोटबुक में।
उससे क्या होगा कि लिखने की आदत जब बनी रहेगी तो वो ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाते हैं, और गोला भरने में कम से कम हाथ नहीं कांपेगा, है ना, क्योंकि लिखने की हैबिट वैसे ही बहुत कम होती है। तो इसलिए आप लोग की पॉइंट्स को लिखते रहिए, और ये लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करना होगा तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इसमें भी देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है अभिकथन, अध्यापक को बच्चों के आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन जो है आकलन उपकरण और तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स हैं या टेक्निक हैं इनको यूज़ करना चाहिए, अध्यापक के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बात तो सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कारण जो इसका है, कोई भी एकमात्र ऑनलाइन उपकरण बच्चे के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और अधिगम के बारे में सूचना प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ जो है यहाँ पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी दे रहा है। देखिए जब असर्शन को हम करते हैं और रीज़न को भी आप देखिए तो जो रीज़न है क्या उस प्रश्न का जवाब दे रहा है, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक टूल ऐसा नहीं है जिससे हम उसके लर्नर के असेसमेंट को पूरा चेक कर सकें, ठीक है। तो अलग अलग कैपेबिलिटी के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो रीज़न दे रहा है ये एकदम सही है, ठीक है। तो ए और आर यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो असर्शन रीजन के सवाल आपसे ऐसे पूछे गए। आप देखिए मैचिंग में आपको 4 ऑप्शन जब आपके सही आप कर पाते हो तब जाके 2 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से मैचिंग लिस्ट और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पर मैच करना है। इसमें देखिए लर्निंग से संबंधित सवाल है, ई लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, इधर आपको मैच करना है। ई लर्निंग के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है ई लर्निंग क्या होती है, कंप्यूटर आधारित वेब आधारित अधिगम, आभासी कक्षा और डिजिटल सहयोग सहित अनुप्रयोग और प्रक्रिया के परस्पर सहयोग, है ना। तो ई लर्निंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर आधारित होती है, ठीक है, ये 3rd से मैच हो जाएगा। वेब आधारित होता है वर्चुअली और डिजिटली, है ना, सारे एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं ई लर्निंग में, ठीक। वर्चुअल लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर कि आपको फिजिकली ना जाना पड़े, ठीक है, वर्चुअल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट के माध्यम से अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया जिसमें आमने सामने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर आपको कहूँ कि BHU के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम वर्चुअली उसको उस एनवायरनमेंट को देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाती है वर्चुअल लर्निंग। वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन हाइपर मीडिया आधारित शिक्षा कार्यक्रम जिसमें एक सार्थक अधिगम वातावरण उत्पन्न करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन कह रहा है तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब www के संसाधनों का उपयोग किया जाता है जहाँ पर अधिगम का पालन और समर्थन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सोच के जब आप ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है और आपको अभी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन लर्निंग क्या है, ऑनलाइन लर्निंग वेब आधारित अधिगम का समानार्थी है जहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के माध्यम से इंटरनेट अथवा इंट्रानेट के अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लर्निंग का ही ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हाइपर टेक्स्ट HTTP जो है प्रोटोकॉल के माध्यम से यहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत समझ के देखिए, क्योंकि ई लर्निंग भी यहाँ दे रखा है ना, ऑनलाइन लर्निंग भी आपको दे रखा है, तो आपको बहुत समझ बूझ के ही दोनों ऑप्शन लगाने हैं, है ना। नेक्स्ट आप देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये आपके क्यूरिकुलम से संबंधित है। पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं, पाठ्यचर्या के प्रति बौद्धिक अकादमिक उपागम, कला साहित्य संगीत आदि क्षेत्रों में पाठ्यचर्या प्रसारित करता है। क्यूरिकुलम से सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इसकी जो है पूरी वीडियो मतलब पूरा एक मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगी, सारे जितने भी टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पूरे करवा दूंगी, ठीक है। तो इससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं और किसी एक बुक में आपको नहीं मिलता है। पाठ्यचर्या के प्रति व्यवहार परक तार्किक उपागम को तर्क परक प्रत्यक्षवादी संकल्पनात्मक तार्किक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक तंत्रीय उपागम के रूप में भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है बिहेवियरल रैशनल अप्रोच टू करिकुलम। तो इस तरह से जो बिहेवियरल अप्रोच होगा पाठ्यचर्या का, पाठ्यचर्या है क्या, पाठ्यचर्या एक प्रकार का पाठ्य पुस्तकों पे आधारित विकल्प है, ठीक है, जो कि हम डिज़ाइन करते हैं किसके हिसाब से, जिस क्लास के लिए हमको बनाना है, ठीक है, वहाँ के मतलब जो जिनके लिए भी हमको जिस एज ग्रुप के लिए डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें ध्यान रखें। तो इसी को कहा है
व्यवहारपरक तार्किक उपागम को तर्कपरक, प्रत्यक्षवादी, संकल्पनात्मक, तार्किक भी होना चाहिए, वैज्ञानिक भी होना चाहिए और आपका टेक्नोलॉजिकल अप्रोच भी होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पाठ्यचर्या के प्रति मानवतावादी सौंदर्य परम उपागम को पारंपरिक विश्वकोशी अथवा ज्ञानोन्मुखी उपागम भी कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं, बल्कि पाठ्यचर्या के प्रति जो डी ऑप्शन है प्रणाली और प्रबंधकीय उपागम कार्यक्रम, अनुसूचियां, सामग्री, कार्मिकों व संसाधनों पर केंद्रित करता है, ठीक है। तो जो क्यूरिकुलम है सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच, जो क्यूरिकुलम फोकसेस ऑन प्रोग्राम पे, शेड्यूल्स पे, मटेरियल, पर्सनल एंड रिसोर्सेस, ठीक है, इन पर ये केंद्रित करता है ना। आप देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टि से शिक्षा पर चर्चा करता है, ये तो गलत है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, आपके बी और डी दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्यूरिकुलम के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, जो दोनों का डिफरेंस होता है इसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। सैम्पलिंग एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए सैंपल आप लेते हो, किससे सैंपल को लेते हो, पॉपुलेशन से। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए कुछ चीज़ें आपकी सिमिलर हैं जो पेपर 1 में पढ़नी है, पेपर 2 एजुकेशन में भी पढ़नी है, और उसकी वीडियो मैंने अभी आपको कल ही दी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए कि स्ट्रैटेजी 45 डेज स्ट्रैटेजी ऑफ एजुकेशन पेपर 2, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, उसमें वो टॉपिक्स भी बताए हैं जो आप यहाँ पढ़ लेते हो या उन यूनिट्स को आप यहाँ पढ़ लेते हो और वो पेपर 1 में भी आपके काम करेंगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। उससे क्या होगा कि कम से कम उतने वो 10 टॉपिक प्लस 3 यूनिट उनको अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, वो आपकी वहाँ पेपर 1 में भी काम करेंगी, है ना। तो सैम्पलिंग एरर क्या होती है, तो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने स्टैट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, पेपर 1 में ही बताया है, और वो आपको पेपर 2 में भी पढ़ना है। तो पैरामीटर क्या होते हैं, जो हम पॉपुलेशन से लेते हैं, ठीक है। जो भी डेटा कलेक्शन हम लेते हैं और पॉपुलेशन से लेते हैं उनको पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल से जो लिए जाते हैं उनको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को सैम्पलिंग एरर कहा जाता है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 एरर से भी सवाल आपके बहुत बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पूरे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो हम पेपर 1 में एक वीडियो बना चुके हैं, और इसमें और जो भी बचा है आपका वो भी सारी चीज़ें मैं आपकी कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग वो सारी वीडियोस देखिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए मैचिंग का क्वेश्चन मिल जाता है। आप यहाँ पर देखिए अब ये बुक्स से संबंधित है, तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जितने भी बुक्स हैं और ऑथर्स। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में दे रखा है, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी ये वाली इमोशनल इंटेलिजेंस, ये है गोल्डमैन डी, है ना, यहाँ पर ये इससे रिलेट करता है। और इमोशन, ओबेसिटी एंड क्राइम, ये है आपका शक्टर एस, है ना, ये है स्कैटर एस, ये यहाँ पर इनसे संबंधित है। और ये तो जल्दी किसी को याद नहीं होगा, बस आपको तुक्के में ही लगा के आना है, ठीक है। इमोशन इन मैन एंड एनिमल, ये है आपका यंग PT, ठीक है, ये इनसे संबंधित है। और द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल, ये है डार्विन, ठीक है, यहाँ पे डार्विन से संबंधित है। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, जिसको आपको आप पढ़ते हो प्रकृतिवाद में, जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ पे विकासवाद का सिद्धांत आपको नाम में आता है, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, डार्विन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था तो वही चीज़ है, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्न में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जनता में निवेश, मानव संसाधन का विकास, पब्लिक फंडिंग और इनडायरेक्ट बेनिफिट। अब इसमें कौन सा नहीं है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट से है, जो आपका पॉलिसीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेकेंड यूनिट में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट तो पता ही होने चाहिए। कोई भी यूनिट ऐसा नहीं कह सकते कि छोड़ दें, इससे नहीं आएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है। सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं खुद करवा रही हूँ, तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, चाहे वो स्टैट्स का पार्ट हो, सांख्यिकी वाला हो, या आपका रिसर्च का, या कोई भी पार्ट हो, सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं कि राधाकृष्णन आयोग था 1948 में ये अस्तित्व में आया था, जिसको हम हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं सारी चीज़,
ठीक है, तो नया नहीं है कुछ भी। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, है ना। तो ये जो है इसके बारे में जितने भी शिक्षा आयोग और समितियाँ या जितने भी इस तरह से जो आजकल बहुत रिकमेंडेशन से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, किस आयोग की क्या रिकमेंडेशंस थी, मतलब सुझाव अनुशंसाएं क्या थी, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग हायर एजुकेशन में इसको पूरा पढ़िएगा, और मैंने भी वीडियो बनाई है उसको काफ़ी लोगों ने देखा है, आप भी देखिएगा। प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियाँ कालक्रम के अनुसार से भी लगाने को आते हैं, पेपर 1 में भी आता है और आपका पेपर 2 एजुकेशन में भी आएगा। तो उस वीडियो को देखिए, ऐसी खास वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो पूरा आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, भारतीय दर्शन में निम्न में से कौन कौन से आस्तिक हैं। अब देखिए, जो भारतीय दर्शन में आपको आस्तिक और नास्तिक दोनों चीज़ें बताई गई हैं, तो ये किस आधार पे बताई गई, तो वेदों को मानने के आधार पे, ठीक है। जो वेदों को मानते थे उनको आस्तिक बताया गया, और जो नहीं मानते थे उनको नास्तिक बताया गया था। इस आधार पर जो आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इसमें आपको जो है सांख्य और न्याय, यहाँ पर 6 दर्शन षड दर्शन के नाम से ये आपके आस्तिक दर्शन में माने गए थे, ठीक है। और बाकी जो थे ये जो आपके नास्तिक दर्शन में थे, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, है ना। तो ये जो है आपके इसमें माने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। और इसकी इंडियन लॉजिक में ये आपको पूरा पढ़ना रहता है भारतीय दर्शन, तो इंडियन लॉजिक की एक पूरी कंप्लीट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ें आपकी फिर यहाँ पर भी काम आ जाएंगी, ठीक है। ये हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, जिस शैक्षिक शोध में अध्ययन के अंतर्गत वेरिएबल्स को, चरों की बात हो रही है, प्रभावित और नियंत्रित किया जा रहा है, वो किस प्रकार का शोध होता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिसमें कि हम कंट्रोल सिचुएशन पे काम करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जो कि प्रभावित करते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसमें ही हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, है ना। और इसके बारे में सारी चीज़ें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में सारी चीज़ें मैं आपको, टाइप्स ऑफ रिसर्च इसको कह सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में सारी रिसर्च के की पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे कि किसमें कौन से फीचर्स होते हैं, तो वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस को गांधी के साथ जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, गांधी जो आपके जितने भी यहाँ पे इंडियन थिंकर्स थे, इनके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एक पढ़ने हैं, तो उनकी खास चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गांधी जी से संबंधित क्या क्या चीज़ें थी, साबरमती आश्रम था, नई तालीम जिसको कहा गया, ठीक है, नई तालीम की शिक्षा, और आपका जो था यहाँ पर ये था क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, है ना। गीतांजलि और शांति निकेतन इनसे संबंधित नहीं थे, इनको आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किससे संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने हस्तशिल्प पे आधारित शिक्षा की बात की थी, ठीक है। तो ये आपके राइट ऑप्शन हो जाते हैं, गांधी जी से संबंधित, है ना। और इनका सर्वोदय दर्शन, जिससे सवाल आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये जो है ये वाला नहीं है, ठीक है, ये इसका गलत प्रिंट हो गया है। तो आप लोग को खाली इसमें बताना है, ऑप्शन लिख के बताइएगा कि होमवर्क क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की, न्याय दर्शन के लिए ज्ञान प्राप्ति की कौन कौन सी विधियाँ हैं, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी इंडियन लॉजिक में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से जितने भी 2019 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर लेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और यूनिट वाइज भी कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो फिर आपकी ही जो है प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, जिससे कि यहीं पे जो गलती होनी है हो जाए, वहाँ पर ना हो, है ना। इसलिए आपसे कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।